हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वर लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है 22 फरवरी को, और आप लोगों को जो हिंदी का पेपर है सेम ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये बोर्ड ने खुद जारी किया है यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी का वायरल पेपर। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से समझ लिया ना तो हिंदी में आप 95% स्कोर करोगे। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे से, और ये हिंदी का वायरल पेपर है। ठीक है, अच्छे से पूरा पेपर को समझकर ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। भले ही आप आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो पेपर के दिन, तो भी आप लास्ट तक देखना, क्योंकि बोर्ड ने खुद ये वायरल पेपर जारी किया है और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम कल यानी कि 22 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। ठीक है, पूर्णांक रहेगा आपका 70 नंबर का, मतलब 70 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी ये पूरा पेपर अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, कितने नहीं आते हैं। तो सबसे पहले कुछ निर्देश हैं। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। एंड जो आप लोगों का ये प्रश्न पत्र 2 खंड में है, आ और बा में विभाजित है। और तीसरा है कि प्रश्न खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना है काले बाल पॉइंट पेन से, और आपको विकल्प को सही तरह से पूर्ण तरह से काला करना है। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1-1 नंबर के हैं, और ओएमआर शीट में उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसके काटे ना, इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें। और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उनके सम्मुख लिखे हुए हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो उनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से समझना। ये वायरल पेपर है, अगर आपने पूरा समझ लिया ना तो हिंदी में टॉपर बन जाओगे, 95/100 लाओगे, 95 स्कोर करोगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन भी समझाऊंगा। सबसे पहले 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर ओएमआर शीट में देना है। तो मैं आपको एक एक का बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये है खंड आ, यानी कि खंड आ आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भाई, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। 1 नंबर आप तुरंत फिक्स कर लो। ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। 1 नंबर बिल्कुल क्लियर, बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि, ये भी 1 नंबर क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा, नाटक विधा, कविता विधा या कहानी विधा? तो चिंतामणि हमारी किस विधा की रचना है माय डियर स्टूडेंट? चिंतामणि हमारी निबंध विधा की रचना है, निबंध विधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, निबंध विधा की रचना है, ये भी 1 नंबर क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो चिंतामणि है वो निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है? गबन सभी को पता होगा, गबन जो है वो किसकी रचना है? गबन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो गबन ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, या फिर जयशंकर प्रसाद निराला या जय कृष्ण हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 1 नंबर यानी कि 3 में 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग की समय अवधि। शुक्ल युग जो हमारा शुक्ल युग है, शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है? मतलब ये जो काल है, समय कब से कब तक है शुक्ल युग का? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 1936 से 1943 या फिर 1900 से 1918, 1919 से 1938 या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1938 तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, और ये भी हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्लियर हो गया। 4 में 4 नंबर आपका क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल क्लियर कर लो। 1-1 नंबर, क्योंकि हमें 20 में 20 ऑब्जेक्टिव में लाना है, एक भी नंबर में छोड़ना नहीं है। तो नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, साक्षात्कार विधा या आत्मकथा या रेखा चित्र? तो नीर का निर्माण जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, ये भी 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास माय डियर स्टूडेंट किस युग की रचना है? ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। प्रिय प्रवास 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में 6 क्लियर करो भाई, 20 में 20 हमें क्लियर कर लेना है। ठीक है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, द्विवेदी युग, प्रगतवादी युग, भारतेंद्र युग या फिर छायावादी युग? तो हमारा जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला जो है वो किसकी रचना है? ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, मधुशाला। तो ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, या फिर हमारा हरिवंश राय बच्चन हरिओध, या फिर हमारा सुमित्रा नंदन पंत। जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? तो वो हमारा है माय डियर स्टूडेंट हरिवंश राय बच्चन जी का। किसका है? हरिवंश राय बच्चन, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, ए भी एक नंबर क्लियर। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचनाकार हैं, तो ये किसकी रचना है माय डियर स्टूडेंट? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है सी एस शरण गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, महादेव वर्मा का। तो भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, यानी कि हमारा वी वाला ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल कब से कब तक है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। आधुनिक काल हमारा कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, या फिर हमारा 1643 से 1843 तक, या फिर 1918 से 1936 या 1937 से 1943। तो मॉडर्न युग यानी कि आधुनिक काल, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, और ये हमारा अब तक है, यानी कि 1843 से अब तक है हमारा आधुनिक काल, ठीक है। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। मतीराम किस युग के कवि हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा कंप्लीट कर लेना। 10 में 10 आपका क्लियर हो जाएगा अभी, फिर हम 20 में 20 भी क्लियर करेंगे। तो मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो मतीराम हमारे किस युग के कवि हैं? वो हैं रीति काल के कवि। किस युग के हैं? रीति काल के कवि हैं मतीराम जी, ठीक है। तो 10 नंबर क्लियर। 11 क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, हास है, रति है, या निर्वेद है? तो सभी को पता है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, सी वाला ऑप्शन से। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत्ति प्रभो प्रभात, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। और ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, या फिर श्लेष अलंकार। तो इसमें आप देखो मनो शब्द आ गया है। मनो शब्द का मतलब है ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, उत्प्रेक्षावाचक, तो इसलिए हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। मनु मानो, जनु जानो, ये सब शब्द आए ना, तो वो जान जाना कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है भाई। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो रोला में हमारे 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं रोला में, ठीक है। रोला में 4 चरण होते हैं, याद रखना, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर। 13 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में उपसर्ग। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है माय डियर स्टूडेंट? आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? तो वी है, अक है, मान है, या आ है? तो आकर्षण में क्या है? आकर्षण में आ है, ठीक है, बड़ा आ। तो आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग है वो आगे क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा आ, तो इसलिए हमारा हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर बताना है, 2, 6, 5 या 3। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है कि रचना के आधार पर हमारे जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हमारा समझ में आ चुका है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो भाई पीतांबर में हमारा बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। आंसू का तत्सम रूप क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो भाई अश्रु है, रोना है, अंशु है, या फिर आंख है? तो आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अश्रु होगा। क्या होगा? अश्रु होगा। एक नंबर का ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृतवाच्य में प्रयुक्त प्रधानता है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता? एक नंबर का ये भी ऑब्जेक्टिव है। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो भैया कृतवाच्य में जो है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। किसका है? कर्ता की प्रधानता है कृतवाच्य में, ठीक है। किसकी प्रधानता है? कर्ता का, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है भाई, कर्ता की प्रधानता। ये भी एक नंबर के लिए 18 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव, ताभ्या शब्द वचन और विभक्ति है। ताभ्या में वचन और विभक्ति क्या है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है ताभ्या। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, या द्विवचन, या फिर चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो ताभ्या में हमारा क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। 19 ऑब्जेक्टिव। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, 20
निम्न में से सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? मनुष्य या वह या बचपन या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सर्वनाम वह है। क्या है? वह। ठीक है, तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो चुका है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बोर्ड ने खुद जारी किया है और अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हमारा हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की ओर, मतलब आपको जो लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा 50 नंबर का जो आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो रहेगा। ठीक है, इसमें जितने भी हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से आपको कोई एक गद्यांश है, इसका आपको 3 प्रश्न रहेगा और आपको 6 नंबर मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। 2 गद्यांश में से कोई एक आपको सॉल्व करना है, मतलब लिखना है, तो आपको गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न भी रहेंगे, 6 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा और इंटू 3 यानी कि 6 नंबर। ठीक है, तो पहला, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता था यानी कि ताकता था, और नीति विस्तार अकबर बन महलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, सभी को पता है ये किस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि यहां हमें मित्र की बात आई है, मित्र की बात, तो सभी को पता है किस चैप्टर से लिया गया है, और यहां डायरेक्टली पाठ का नाम भी लिखा हुआ ये मित्रता। ठीक है, तो इसमें तो कोई हार्ड नहीं है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या को, लेखक के अनुसार समाज विविधता देखकर लोग एक दूसरे की क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखो, इस चैप्टर का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट? मित्रता। ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया, जो कि आपको संदर्भ में लिखना है, और राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो ये भी आपका क्लियर। ठीक है, हो गया 2 नंबर क्लियर संदर्भ का। ठीक है, एंड आपको रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक करनी है, तो इसमें कुछ नहीं है, जितने भी जानो आप मित्र के बारे में भर दो कॉपी को। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 नंबर मिल जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, डोंट वरी, आप देखोगे मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन अथवा लगा के दिया हुआ है कि हे ब्राह्मण तब के, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा, दो मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये भी बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां डायरेक्टली पाठ का नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो, और ममता द्वारा किस बात को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया। तो ये आपका ममता पाठ से लिया गया भाई, क्योंकि डायरेक्टली पाठ का नाम लिखा हुआ, जिसके राइटर जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो सभी को ये आता होगा क्योंकि मैंने करा रखा, तो ये भी आपका 6 नंबर का है। तो दोनों में से जो आपको आता हो, 2 हैं, 2 में से जो आपको बिल्कुल 100% आता है वही करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो बिल्कुल 100% आपको आता है वही करना। ठीक है, तो ये गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सॉल्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे हमारा 6 नंबर का पद्यांश भी रहेगा। दिए गए पद्यांश पर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंग गुड़े लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और बहिरो सुने गूंगी पुण्य बोले, रंग चले से सत्यदाई, सूरदास स्वामी करनाएं बार बार बंद होती भाई। ठीक है, डायरेक्टली आपके कवि का नाम लिखा हुआ है सूरदास, तो कवि कौन है इसके कवि हैं भैया सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। और जो पाठ का नाम है वो क्या है? पाठ का नाम है पद। ठीक है, तो पद पाठ से लिया गया है, जिसका राइटर सूरदास जी हैं, कवि सूरदास जी हैं। तो ये आपका हो गया संदर्भ भाई। व्याख्या में कुछ भी नहीं है यहां, और व्याख्या में ये 2 लाइन का व्याख्या कहना है कि श्री कृष्ण की कृपा से जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है, और जो गूंगा व्यक्ति है वो दोबारा बोलने लगता है, जो दरिद्र है वो सिर पर छत्र धारण कर लेता है। बस हो गया। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है भाई? चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। बस हो गया, 6 नंबर क्या है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान है। अथवा नहीं आता इसको करना। ठीक है, ये भी बहुत आसान है कि सुन सुंदर बैन सुधारक साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दें समुझाई, कछु मुस्काएं चली, तुलसी ते अवसर सोहे रोचन लाओ अली, अनुराग तराग में भान उदय बिगिस मंजुल कंजकल। ये भी 6 नंबर का है, और इसमें भी 3 क्वेश्चन है भाई। इसमें डायरेक्टली कवि लिखा हुआ है तुलसी, तो कवि जो है वो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी इनके कवि हैं, और इसका जो पाठ का नाम है वो वन पथ पर शीर्षक से है। कहां से है? वन पथ पर। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ये 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको 6 नंबर देकर जाएगा। ओके, तो दोनों में से कोई एक करोगे 6 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही भाई अनुराग तराग और मन मंजुल में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है,
एंड अब देखो भाई, ऐसे आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आता है 5 नंबर का, संस्कृत का गद्यांश 5 ही नंबर का पद्यांश, ठीक है। सब मैंने पढ़ा रखा है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है कि संस्कृत का गद्यांश, संदर्भ और व्याख्या कीजिए। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र अश्लेष बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है। एवं संस्कृत भाषायाम संस्कृत आलोका प्रसिद्ध भूगोल युवराज राज को अत्यंत भारतीय दर्शन अध्ययनम आक्रोत तेषम ज्ञानम तथा अभवत तेन उपनिषद अनुवाद भाषी कसम, ठीक है। बहुत आसान है, अथवा आप ये नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हो, ये वाला। तो ये हमारा वाराणसी पाठ से है, ठीक है। इसमें कोई लेखक और कवि नहीं होते। ये हमारा देखो, मानव जीवन संस्कृतम संस्कृति अस्माका पूर्वजा मानव जीवन महंतम प्रयत्न अकुर्वन् ते अस्माकम जीवन संग्राम यान आश्रम विचारम आदर्शम सर्वत अस्माका संस्कृता, ठीक है। ये भी बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, आपको मिलेगा 5 नंबर, भारतीय संस्कृति पाठ से है, भारतीय संस्कृति आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लेना, और सबको आपको पता होगा, ये सारा ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ऐसे ही आपका पद्यांश है 5 नंबर का, मानव हित्वा प्रियो भवत क्रोधम हितुम ना सोचति और कामम हितुम न और लोभम हितुम ना सुखी भवे। तो ये आपको 5 नंबर मिलेगा। या फिर इसको करो, सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तुष्टिना सर्वे बदान पचम मां का जादू, सभी सुखी हो, सभी रोग रहित हो, किस कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुख का भागी ना बने, बस हो गया। 5 नंबर ये भी है, और ये हमारा शायद भारतीय संस्कृति पाठ से है। तो ऐसे आपको 5 नंबर इसका मिल जाएगा। 5 नंबर आपको गद्यांश पद्यांश संस्कृत का आपको मिल जाएगा 6 यानी कि 10 नंबर, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे आपको एक क्या करना है, अपने पठित खंड काव्य में एक खंड काव्य का आंसर देना है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का, ठीक है। हर एक जिले का अलग अलग खंड काव्य है। जैसे किसी जिले में मुक्ति दूत आता है, कहीं ज्योति जवाहर, हमारे गोंडा जिले में GONDA गोंडा में आपका ज्योति जवाहर आता है, और भी जिले में ज्योति जवाहर आता है, लेकिन हम गोंडा से इसलिए गोंडा में ज्योति जवाहर आता है। मेवाड़ मुकुट अग्र पूजा, हर एक जिले का आप कोई भी क्वेश्चन बैंक में देखोगे लिखा रहता है। जय सुभाष, कर्मवीर, मातृभूमि, ठीक है, कर्ण, तुमुल, तो जो आपके वहां आता है फटाक से तैयार कर लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला आपको कोई एक जीवन परिचय लिखना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर मिलेगा। सबको पढ़ा रखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो भाई किसी एक का लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा भाई तीनों में से। तो आप जयशंकर प्रसाद जी का लिख सकते हो, पढ़ाया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी पढ़ाया गया, तो दोनों में से कोई एक लिखोगे। रचनाएं भी लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा। ये जो बता रहे हैं बिल्कुल रामबाण है, बोर्ड एग्जाम में देखना सब छप के आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 5 नंबर का भैया आता है कवि का जीवन परिचय। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो आएंगे जरूर ही, और कवि सूरदास जी आएंगे, ये दोनों जरूर आएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर आपका ये भी क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ऐसे अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो 2 श्लोक इस प्रश्न पत्र में हैं, कौन कौन से? देखो ये वाला दोनों है ना, ये दोनों, तो इसको छोड़कर जैसे आप लिख सकते हो, ये दोनों हटा के आप जो भी याद है वो लिखो। जैसे बंधनम मरणम यप जयो यप पराजय उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता, आप जो इस पत्र में हो उसको लिखो, ठीक है। तो ये 7वां क्वेश्चन हमारा श्लोक पर ही है, ये भी आपका 2 नंबर देकर जाएगा। और कोई संस्कृत में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 नंबर मिलेगा। जैसे भारतीय संस्कृतम मूलम किम अस्ति, पूर्व राजा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, और बीरा केन पूजते, बीरा वीरेण पूजते। 2 क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा, बस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर मिलेगा। निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबको पढ़ा रखा है। पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा रखा है, आतंकवाद भी पढ़ा रखा है, जनसंख्या लाभान, नारी सशक्तिकरण, तो कोई एक लिख देना, बहुत आसान है। सबसे पहले आप आतंकवाद का लिख सकते हो या फिर पर्यावरण प्रदूषण का, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो सबको पढ़ा रखा है, ये वायरल पेपर है माय डियर स्टूडेंट, देखना बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आएंगे, ठीक है। और ये है आपको एक पत्र लेखन लिखना है 4 नंबर का, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो, या फिर उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया भाई। ऐसे ही आएगा आपको 22 फरवरी यानी कि कल हिंदी का पेपर समझो वायरल हो चुका है, और ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। आपको पूरा मैंने समझा भी दिया, पूरा पेपर समझा दिया। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो कहीं ना कहीं आप 50 नंबर करके आओगे इस पेपर से। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको पूरा समझा दिया किस पार्ट से है, ऑब्जेक्टिव सारा, ठीक है, सब कुछ। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने आप पूरा पेपर समझा दिया, वायरल पेपर जो कल हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी अभी कराना बाकी है। मैथ की क्लास आने वाली है इसके बाद। तो आज के इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।